ठीक है। कल कौन सा टॉपिक देख रहे थे हम लोग? प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। क्या मीनिंग होता है प्रॉपर्टी का? क्वालिटी ऑफ बीइंग मॉरल एंड हैविंग स्ट्रांगली मॉरल प्रिंसिपल इन गवर्नेंस, इन एडमिनिस्ट्रेशन और इन प्रोफेशनल लाइफ, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके अलग अलग डायमेंशंस देख रहे हैं प्रॉपर्टी के, है ना। सिग्निफिकेंस क्या होता है प्रॉपर्टी का, उसके होने से क्या क्या चीजें होती है ना। अब्सेंस ऑफ करप्शन, इनइफेक्टिवनेस अलग कम हो जाती है, इफेक्टिवनेस होती है, सर्विस पब्लिक सर्विस सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छे से होती है। ठीक है। कंसेप्ट वेस्टर्न कंट्री में कैसे अडॉप्ट होता है और हमारी कंट्री में कैसे अडॉप्ट हो रहा है। ठीक है। प्रॉपर्टी का कंसेप्ट। फिर कौन सी चीजें हैं जिनसे पॉवर्टी हमारे गवर्नेंस के अंदर अभी कम दिखती है, कौन सी चीजें, कौन से रीजन है उसमें। पहला क्या होता था? कॉलोनियल लीगेसी, फिर ऑर्थोपेटिक पावर, देन वेलफेयर कंसेप्ट, वेलफेयर मॉडल्स, देन ठीक है किया था हमने। क्रोनी कैपिटलिज्म कैसे रिस्पॉन्सिबल है वो देखा था प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के ना होने में। तो क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म? नेटवर्क ऑफ पॉलिटिशियंस, ओनली पॉलिटिशियंस, नेटवर्क ऑफ पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड कैपिटलिस्ट। ठीक है। और ये सब मिलके क्या करते हैं? नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म को प्रमोट करते हैं, जिससे जो बेसिक इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर होता है उससे डिस्टर्बेंस होता है, उससे जो प्रॉफिट मेकिंग होता है वो प्रॉफिट मेकिंग कम हो जाता है उससे। ठीक है ना। और इनडायरेक्टली वो प्रॉपर्टी पे भी इफेक्ट होता है। ठीक है ना। और अगर हमें क्रोनी कैपिटलिज्म को कम कर रहा है, प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, तो हमें क्या क्या कर सकते हैं उसके अंदर? एथिकल गवर्नेंस, देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर सकते हैं, एंड लास्ट में इंक्रीज पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। अगला टॉपिक था हमारा ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। ट्रांसपेरेंसी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? क्या होता है ट्रांसपेरेंसी का बेसिक मीनिंग? अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक। ठीक है। उसके कीवर्ड्स थे जो हमने कल देखे थे, है ना। कौन सा है? रेफर्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक एंड क्लैरिटी अबाउट फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। किसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी उनको होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है। बाद में अलग अलग डायमेंशन देखे अपने ट्रांसपेरेंसी के। इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसपेरेंसी का, क्या प्रोसेस होती है, सिटीजन अटेस्ट टू इंफॉर्मेशन, फैसिलिटिंग देयर अंडरस्टैंडिंग, और फिर प्रोसेसेस के अंदर कैसे हम ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, ये देखा था। क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी? बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, देन चेक अगेंस्ट द मिसमैनेजमेंट ऑफ करप्शन एंड करप्शन अबाउट द गवर्नमेंट, फिर पब्लिक कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है, एंड देन ठीक है कैसे कैसे हम ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर सकते हैं। पहला कौन सा था? प्रमोटिंग कंपटीशन, मतलब कंपटीशन को पब्लिक सर्विसेज में कैसे प्रमोट किया जा सकता है और क्यों करना इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन बढ़ाने से क्या होगा? मोनोपोलिस्टिक सेटिंग्स बिगड़ सकती है। ठीक है ना। इसके लिए हर एक सेक्टर में बैलेंस एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हमें कंपटीशन को प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है। जो भी पर्टिकुलरली एक इंस्टीट्यूशन अगर किसी सेक्टर में काम करता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकती है कि वो अपनी मोनोपोली उसमें एस्टैब्लिश कर ले। इसीलिए उसको कंपटीशन प्रोवाइड करना और मार्केट में बैलेंस एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किसके थ्रू आ सकता है? ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आ सकता है। जब हम इसे करेंगे तब ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर आ जाएगी। ठीक है। दूसरा कौन सा है? सिंप्लीफाइंग ट्रांजेक्शन, मतलब जितने अलग अलग जगह पे हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे मल्टीपल टाइम्स, उसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंपल करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है प्रोसेस को। जितनी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होंगी उतना ज्यादा लोग करप्शन या फिर बैड प्रैक्टिसेस आराम से इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, या फिर सिस्टम में लूप होल्स उतने आराम से खोज सकते हैं लोग। इसलिए जो प्रैक्टिस है एडमिनिस्ट्रेशन की उनको हमें सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है। ठीक है। इससे ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी। फिर क्या है? रिड्यूसिंग डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन कैसे रिड्यूस हो सकते हैं, मतलब ऐसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे इस टॉपिक को? रिड्यूसिंग डिस्क्रिशन मतलब डिस्क्रिशन किस में? जैसे फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है ना। पर्टिकुलरली किसी डिपार्टमेंट को ही फेवर करना हमेशा, या फिर पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को हमेशा फेवर करना,
ये हमें बदलना चाहिए, तभी जाके ट्रांसपेरेंसी आएगी। ठीक है, इंटीग्रिटी पैक्ट मतलब डायरेक्टली ऑन पेज होने चाहिए, जितने पैक्ट है, जितने भी ट्रीटीज है वो ऑन पेपर रिटर्न में होने चाहिए, जितना डील है उनका सबको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था। जबकि फिर इसको होने से फिर बाद में करप्शन के लिए चांसेस घट जाते हैं वैसे उसके। ठीक है, यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और लास्ट में था यूजिंग RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। कौन सी हर्डल्स है ट्रांसपेरेंसी के बीच में, ये भी कल देखा था। ठीक है ना, फिर अगला है अकाउंटेबिलिटी, हेडिंग डालो अकाउंटेबिलिटी। और नोट डाउन करो, सीधा सीधा है, इसमें एक ही कीवर्ड है, आंसरेबिलिटी फॉर वंस एक्शन और बिहेवियर। अकाउंटेबिलिटी सिंपली मीन्स आंसरेबिलिटी फॉर वंस एक्शन और बिहेवियर। क्यों ऐसा था, क्यों ये एक्शन आपने लिया, उसके लिए आपको आंसरेबल होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटेबिलिटी। सेकेंड लाइन में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथोडोलॉजी थ्रू विच पब्लिक एजेंसी और पब्लिक ऑफिशियल फुलफिल्स असाइन ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। किस तरीके से जो मेथोडोलॉजी होती है उनको फॉलो करते हुए कोई भी पब्लिक ऑफिसर अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, उस ऑब्लिगेशन के अंदर रहकर, उसके लिए वो फिर आंसरेबल होते हैं, उसी को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। समझ में आ गया मीनिंग, क्या होता है मीनिंग अकाउंटेबिलिटी का? आंसरेबिलिटी टू वंस एक्शन और बिहेवियर, पर्टिकुलर एक्शन या फिर किसका भी कैसे बिहेवियर था। ठीक है ना, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अकाउंटेबिलिटी, नोट डाउन कर लो। अकाउंटेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में होने का क्या पर्पज है, उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग abuse of power and discretion. It assures that performance will be in accordance with standard and quality. You have a system for promoting learning in pursuit of continuous improvement in governance and public management. सबसे पहला क्या है, आप अगर आपकी आपकी जो भी स्टेप्स रहेगी या फिर आपकी जो भी डिसीजंस रहेंगी उसके बारे में आंसरेबल रहोगे, तो उससे क्या फायदा हो सकता है, कंट्रोलिंग एब्यूज ऑफ पावर एंड डिस्क्रिप्शन। जबकि आपको पता है मुझे आंसरेबल रहना पड़ेगा, कल को जाके मीटिंग बैठ सकती है तो मुझे उन्हें जवाब देना पड़ेगा, किस तरीके से लिया पड़ेगा। इसलिए आप क्या करोगे, हमेशा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके दायरे में रह के काम करोगे, है ना। अपने डिस्क्रिप्शन का, अपनी पोस्ट का गलत यूज नहीं करोगे, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं करोगे, ये पहला फायदा है। अगला क्या है,
एश्योरेंस दैट परफॉर्मेंस विल बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंगली आपका परफॉर्मेंस है या फिर नहीं है, उसके बारे में आपको एश्योरिटी होती है। ठीक है, मतलब अगर अकाउंटेबिलिटी है, मतलब कल को जाके अगर ऑडिट होना है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफिसर का बिहेवियर कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू कंडक्ट होगा। अगर अकॉर्डिंग टू कंडक्ट या फिर अकॉर्डिंग टू रूल नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि उनकी जॉब जा सकती है। ठीक है, इसलिए जो भी अकाउंटेबिलिटी की वजह से उनका कंडक्ट जो होता है, मतलब सोशल ड्यूटी जो होती है वो अपनी ऑबिडियंटली पूरी करते हैं। ठीक है, ये दूसरा फायदा है। फिर है टू हैव अ सिस्टम ऑफ प्रमोटिंग लर्निंग परस्यूट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब जब कोई ऑफिसर या फिर कोई सिविल सर्वेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम करता है, अगर वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस को या फिर जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है तो ऑब्वियस है कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस इंप्रूव होता रहेगा, और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का और सोशल सेक्टर का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होते रहेगा। ठीक है, जैसे कोई पॉलिसी है उसको हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है, उसको पता है एडमिनिस्ट्रेटर को, सिविल सर्वेंट को, कि उसका कल जाके ऑडिट होगा। ठीक है, तो जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है उसमें करप्शन होने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि जितनी भी पॉलिसी होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी, ऊपर पता होगा, लोगों को पता होगा कि इतना इतना फंड आया हुआ है, इसका यूटिलाइजेशन इतनी इतनी जगह पे इस मार्जिन पे होने वाला है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं वो लोग, वहां पे करप्शन के चांसेस घट जाते हैं। ठीक है, और इसी का फायदा होता है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस में इंप्रूवमेंट होता है गवर्नेंस के अंदर या फिर पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर, पब्लिक सर्विसेज का जितना भी मैनेजमेंट होता है उसके अंदर कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि लोग अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ओबीडियंट रहने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये पर्पस है अकाउंटेबिलिटी के, किस लिए अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट की होती है अकाउंटेबिलिटी की, ये लिख लो। क्या रिक्वायरमेंट होती है? अकाउंटेबिलिटी प्लेसेस फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी रिक्वायरमेंट्स है? सबसे पहला है मेक लॉज वर्क एज इंटेंडेड विद द मिनिमम ऑफ वेस्ट एंड डिले। फिर है एक्सरसाइज लॉफुल एंड सेंसिबल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन। recommend new policies and purpose, changing in existing policies and program as needed। आगे है enhance citizen confidence in the administrative institution of government। क्या है सबसे पहला? मेक लॉज एज इंटेंडेड विद द मिनिमम ऑफ द वेस्ट एंड डिले। देखो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी पॉलिसीज आती है उनके अंदर फ्लॉज बेसिकली दो चीजें में होते हैं, एक तो वेस्ट या फिर डिले, मतलब जितना रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होता है, मतलब जितने लगते हैं उससे ज्यादा ही यूज होते हैं। देखो कभी भी देखो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हो, जितनी चीजें लगती है, अगर 5 पेन लग रही है तो वो लेके आते हैं 10 पेन, मतलब जहाँ पे जरूरत जितनी कम है उतनी ज्यादा रिसोर्सेज का यूज होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है, इसलिए वो वेस्ट में जाता है। और दूसरा है डिले, मतलब जिस टाइम पे जो प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए, जो पॉलिसी बननी चाहिए, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है या फिर कोई भी चीज ले लो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, उस पॉलिसी को जिस टाइम पे इंप्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए था उस टाइम पे नहीं होता, डिलेज बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसको कम करने में अकाउंटेबिलिटी हेल्प कर सकती है। ठीक है, अगला है एक्सरसाइज लॉफुल एंड सेंसिबल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन मतलब जिस किसी पोस्ट का, जिस किसी सिविल सर्वेंट का जो भी ऑफिशियल उसका काम है, ठीक है, उसको पूरा करने में कोई हर्डल्स नहीं आती थी। बाद में अगर अकाउंटेबिलिटी होते हैं, जब जब उनकी रिपोर्ट आती है, इंडाइसेस बनते हैं,
ठीक है, जब उनका ऑडिट होता है तो उनको फिर आंसरेबल होना पड़ता है, आपकी ये ड्यूटी थी, आपने क्यों नहीं। अगर आपने नहीं की तो जब आपका डिस्क्रिप्शन था, आपका ये डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब तो आपको देखना है, तो आपने उसको किया क्यों नहीं। अगर जब वो बोलता है कि अगर किसी और ने करने के लिए मना किया था, तो फिर वो वहां से मतलब किसी और के ऊपर आप बात आ जाती है। इसलिए जितना भी आपका डिस्क्रिप्शन है आप ओबीडियंटली परफॉर्म कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस 100% दे सकते हो। क्योंकि कोई आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर फिर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता आपको, जब कोई सर्विसेज अकाउंटेबल होती है तब। अगला है रिकमेंड न्यू पॉलिसीज एंड पर्पसेस। जब कोई ओबीडियंटली काम करता है तो उसके माइंड में जो भी आइडियाज आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, वो होपफुली लोगों को बता सकता है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर सकता है। जो भी चेंजेस उस प्रोसेस में हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना, रिफॉर्म्स ला सकते हैं उसको, ये है। फिर है एनहांस सिटीजन कॉन्फिडेंस। डेफिनेटली जब ऑफिसर्स इफेक्टिवली अपना काम करेंगे और सर्विस डिलीवरी बहुत स्ट्रांगली होगी, तो जो भी पीपल है, जो भी डेमोक्रेसी, जो भी लोग हैं, उनका गवर्नमेंट के ऊपर का जो भरोसा है, जो क्या है, कॉन्फिडेंस है लोगों का सर्विस गवर्नेंस के ऊपर, वो ऑब्वियसली कि बढ़ जाएगा। लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि सर्विस डिलीवरी यहाँ पे इंडिया में भी बहुत अच्छे से हो रही है, जो प्रॉब्लम्स है वो दूर कर दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी का होना, अकाउंटेबिलिटी के होने से सर्विस डिलीवरी में इस तरीके के इम्पैक्ट आ सकते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कितने तरीके की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है? सबसे पहला है फिजिकल, देन प्रोसेस एंड देन प्रोग्राम। फिजिकल, प्रोसेस एंड प्रोग्राम अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहला है फिजिकल। उसमें क्या होता है? स्क्रूटिनी ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू एंश्योर दैट एक्सपेंडिचर हैज बीन लीगली मेड। लिख लो पहले, फिर एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा है प्रोसेसेस। गवर्नमेंट की डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी फॉर अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से इंश्योर हो सकती है। परफॉर्मेंस ऑफ टास्क बाय पब्लिक एजेंसी स्क्रूटिनाइज्ड। डिटेक्शन ऑफ इरेगुलर प्रोसेसेस इन वेरियस फील्ड्स, ये भी होता है। सबसे पहला क्या है? फिजिकल अकाउंटेबिलिटी। फिजिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब, फिजिकल चीजें मतलब क्या होती है? इकोनॉमी पढ़ा होगा आपने। फिजिकल, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल क्या होता है? बेसिकली फिजिकल का मीनिंग होता है पैसों से संबंधित, है ना। गवर्नमेंट का जितना भी बजट है, गवर्नमेंट जितना भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सब हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक मिनिस्ट्री में, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड रहता होगा ना, ठीक है। तो उन सब चीजों का पूरा स्क्रूटिनी होती है। स्क्रूटिनी मतलब एक ऑडिट होगा, जितना भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलॉट किया गया था, 5 करोड़ किए, 10 करोड़ किए, तो वो सारे पैसे आपने कहाँ कहाँ पे खर्च किए, किस किस डिपार्टमेंट को कितने कितने मिले, और हर एक डिपार्टमेंट ने वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए, ठीक है। उसकी एक प्रॉपर ऑडिट हो, प्रॉपर स्क्रूटिनी हो, उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल अकाउंटेबिलिटी। मतलब पैसों से संबंधित जितना भी लेना देना हुआ है, उसकी एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनिंग हो, उस रिकॉर्ड का प्रॉपर ऑडिट हो, ठीक है ना। उन्होंने कहाँ पे इंप्लीमेंटेशन किया, कहाँ पे नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है सबको? फिर अगली है प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी। मतलब प्रोसेस, जो जिस तरीके से पॉलिसी फॉर्मेशन हो रही है, पॉलिसी फॉर्मेशन होने के बाद पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, वो भी प्रोसेस। फिर है जो भी पब्लिक एजेंसीज है, जो उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंटेशन करने का काम करती है, उनका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए। जैसे आरबीआई है ना, आरबीआई का ऑडिट हो। फिर जो भी पब्लिक ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो पॉलिसीज को इंप्लीमेंटेशन करने के काम करते हैं, उनका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए। मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी के अंदर, ठीक है। जो भी काम उन्होंने किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, है ना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इनका काम क्या है? सोसाइटी की अलग अलग प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट के सामने रखना और उनका सॉल्यूशन कैसे कैसे इफेक्टिवली निकाल सकते हैं उनको बताना। उनको हर साल में अपना एक एनुअल, एक इंडा क्या बोलते हैं उसको, एनुअल रिपोर्ट बनाना पड़ता है, और वो रिपोर्ट वो लोग अपना गवर्नर को बोलो या फिर प्रेसिडेंट के पास रखते हैं। फिर प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाके रखते हैं। इसका मतलब वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनकी क्या क्या, किस तरीके से उन्होंने काम किया, है ना, जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों की, वो किस तरीके से बारीकाई से उन्होंने समझी, ये सब बाद में उनका सबका ऑडिट या फिर स्क्रूटिनी होती है। मतलब जो भी प्रोसेस है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की, वो प्रोसेसेस को स्क्रूटिफाई करना, मतलब अकाउंटेबिलिटी रखना। किस किस में? पहला था फिजिकल प्रोसेसेस में, फिर है बाकी प्रोसेसेस में, ठीक है। तीसरा कौन सा है? प्रोग्राम्स। फोकस ऑन रिजल्ट्स और इफेक्टिवनेस, स्क्रूटिनी ऑफ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। मतलब गवर्नमेंट के जितने भी अलग अलग प्रोग्राम्स है, हर एक डिपार्टमेंट के बोलो, हर एक मिनिस्ट्रीज के बोलो, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं
जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड होते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, है ना, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान भारत, उसमें 60-40 का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। इस तरीके की जितनी भी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट के, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कितने इफेक्टिवली हो रहा है ना। उनका एक प्रॉपर स्क्रूटिनी होती है, उनका रिपोर्ट बनता है किस तरीके से इंप्लीमेंट हुई, कहाँ कहाँ पैसा कितना कितना खर्च हुआ, सेंट्रल ने कितना एफर्ट डाला, स्टेट ने कितना एफर्ट डाला, है ना, तो उसका फायदा लोगों को कितना हुआ, मतलब जिस पर्पज के लिए वो बनी थी। फॉर एग्जाम्पल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसके लिए थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को दूर करने के लिए थी। तो उस स्कीम का रिजल्ट कब पता चलेगा कि सच में इंडिया में फीमेल इन्फेंटिसाइड कितना घटा, है ना, इससे पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव थी। तो ये जब उसकी अकाउंटेबिलिटी, जब उसका आप इंडेक्स बनाएंगे, है ना, रिपोर्ट लेंगे, स्क्रूटिफाई करेंगे कि वो स्कीम कितनी पॉजिटिवली इंप्लीमेंटेशन हुई है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी के अलग अलग टाइप। कौन से है, पहला कौन सा है, फिस्कल अकाउंटेबिलिटी, देन प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी, देन प्रोग्राम अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है सबको, ठीक है। फिर है टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कौन से टूल्स है जितने हम इंश्योर कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी को। सबसे पहला है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी के अंदर सब पॉइंट्स लिख लो आप, पहला हेडिंग डालो, पहला पॉइंट रखे लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी के अंदर लिख लो सब पॉइंट्स को। अलग अलग पॉइंट्स लिखे, लेजिटिमेसी, मॉरल कंडक्ट, है ना, रिस्पॉन्सिवनेस, ओपननेस, ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये सारे लिखने हैं, थोड़ा फास्ट लिखो। हाँ, लेजिटिमेसी के अंदर ये सब पॉइंट्स बाद में एक्सप्लेन भी करना है इसको। मतलब किस किस तरीकों से हम लोग उन अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं, उसके टूल्स क्या है। सबसे पहला है लेजिटिमेसी, उसके अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्टोरल सिस्टम फॉर एस्टेब्लिशिंग गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग बॉडीज। कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है जो उन बॉडीज को बनाने की हेल्प करती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उनका अलग प्रोविजन है, ठीक है, उनको अकाउंटेबल रहना पड़ता है अकॉर्डिंगली, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसके लिए बनाए गए हैं। फिर है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी बनी हुई है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इन सारी सर्विसेज का जो भी सिस्टम होता है, एक प्रॉपर सिस्टम बनता है, ठीक है, जिससे उनकी लेजिटिमेसी तय होती है। रॉयल प्रेरोगेटिव्स, लेजिस्लेशन, अलग अलग लेजिस्लेशन, अलग अलग नियम कायदे, है ना, लॉज बनते हैं किसी भी बॉडी को या फिर किसी भी सिविल सर्वेंट को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मतलब ऑब्लिगेशन में रखते हैं वो लॉज, ठीक है, उनको फॉलो करने ही पड़ते हैं उनको, ये लेजिटिमेसी बनाते हैं उनके ऊपर। फिर है लेटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, उन अपॉइंटमेंट के ऊपर लिखा होता है, अगर आपने अलग मतलब बिहेवियर किया तो आपकी ड्यूटी जा सकती है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स होते हैं कुछ कुछ उसमें इंक्लूडेड। फिर है स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड फॉर्मल ऑब्लिगेशंस ऑफ अथॉरिटी। हाँ, रॉयल प्रेरोगेटिव्स मतलब जैसे इंडिया के अंदर नहीं है, जैसे कुछ कुछ जैसे ब्रिटेन है, उसके अंदर जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है, क्वीन, मतलब क्राउन है। तो फिर उनके जितने भी ऑफिसर्स होते हैं क्राउन के अंदर, उनको बोलते हैं रॉयल प्रेरोगेटिव, ठीक है। तो उनका भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, किस तरीके से ड्यूटी परफॉर्म करनी है, वो उनके अंदर आएगा। वो इंडिया के अंदर पहले था, अभी नहीं है ना। फिर दूसरा है मॉरल कंडक्ट, इसमें भी लिख डाउन कर लो। मॉरल कंडक्ट मतलब वो लिख के नहीं होता, आपको मॉरली फॉलो करना होता है। कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है, अपहोल्डिंग सोशल वैल्यूज, जो अपनी सोसाइटी की बेसिक वैल्यूज है उनको फॉलो करना। कहीं पे लिख के है क्या कौन सी वैल्यू फॉलो करनी है, नहीं, पर हमको खुद को पर्सनली एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी ये ध्यान होता है कि हमारी कुछ कुछ ना कुछ सोशल वैल्यूज है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये भी एक टूल है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का। फिर है कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड पब्लिक इंटरेस्ट, खुद के पर्सनल प्राइवेट इंटरेस्ट को साइड में रख के आपको पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, ये एक मॉरल वैल्यू है आपकी, ठीक है। और हर एक मतलब वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस को इंश्योर करना। सोशल जस्टिस मतलब जो भी सोशल एविल्स है हमारी सोसाइटी के अंदर उनको घटाना, जैसे चाइल्ड मैरिजेस है ना, डाउरी प्रोहिबिशन है, ये सोशल एविल्स है, उनको घटाना धीरे धीरे। और जो भी वेजेस है, जो भी लेबर है, लेबर को वेजेस प्रॉपरली मिलने चाहिए, इंप्रूवमेंट इन द वेजेस, ये सारी चीजें हो गई, मतलब किसमें, सोशल जस्टिस के अंदर। ये कंसेप्ट आपको कोई लॉ नहीं बताएगा, ये आपके अंदर इनबिल्ड होती है सोसाइटी के अंदर आपको बैलेंस करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या देख रहे हैं हम लोग।
कौन से टूल्स है जिनसे हम लोग अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। पहला कौन सा था, लेजिटिमेसी, नोट डाउन कर लिया उसमें। दूसरा कौन सा है, मॉरल कंडक्ट। फिर है प्रोफेशनल वैल्यूज, जिस किसी इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की कुछ ना कुछ कोर वैल्यूज होती है, ठीक है, जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन की कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, है ना, बेसिक वैल्यू, जिसका मतलब होगा कि आपको तब तक पढ़ाना जब तक बच्चों को ठीक से समझ में ना आ जाए, ठीक है। अगर क्लास में एक भी बच्चा रहता है तो आपको क्लैरिफाई करना है कि उसको ठीक से अंडरस्टूड हो रहा है नहीं हो रहा है। ये क्या हो गई, इस इंस्टीट्यूशन की कोर वैल्यूज हो गई, ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है पर मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई अपनी सोशल कंडक्ट, मॉरल कंडक्ट। फिर है ट्रेनिंग एंड इंडक्शन प्रोग्राम, ठीक है, कुछ ट्रेनिंग या फिर इंडक्शन प्रोग्राम के थ्रू ये मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे क्या है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के अलग अलग टूल्स हैं। अगला कौन सा है, रिस्पॉन्सिवनेस, है ना। रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहरा सकते हैं, किसी को हम लोग रिस्पॉन्सिबल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला है पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन, देन डिबेट्स, पार्लियामेंट्री डिबेट्स हो सकती है, किसी इंस्टीट्यूशनल लेवल की डिबेट्स हो सकती है ना, ब्यूरोक्रेटिक डिबेट्स हो सकती है, वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेट्स हो सकती है रिस्पॉन्सिवनेस को इंश्योर करने के लिए। फिर है एडवाइजरी बॉडीज, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एडवाइजरी बॉडीज होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो रिफॉर्म्स लाने हैं वो उनको रिकमेंड करती है। फॉर एग्जांपल नीति आयोग, नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के अंदर सजेशन देता रहता है। पता है ना आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है, दोनों कंसेप्ट। फेडरलिज्म पता है क्या है, क्या होता है फेडरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इफेक्टिव, है ना, और पावर स्टेट में इक्वली बांटी हुई है। और उसमें दो कंसेप्ट, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव। कॉम्पिटिटिव मतलब हर एक स्टेट में कंपटीशन होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन हेल्थ इंडेक्स है, एजुकेशन इंडेक्स है, लिटरेसी है ना, सब में कंपटीशन होना चाहिए एक दूसरे के लिए। दूसरा है कोऑपरेटिव, जो टेक्नोलॉजी एक स्टेट के पास है वो दूसरे स्टेट के पास नहीं है तो वो एक दूसरे को शेयर करो, ठीक है। ये सजेशन करने का काम कौन करती है, नीति आयोग, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक एडवाइजरी बॉडी हो गई, है ना। एडमिनिस्ट्रेटर को रिस्पॉन्सिबल बनाने में इन बॉडीज का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। देन है पब्लिक मीटिंग्स, जो भी सोसाइटी के अंदर प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप पता है ना सबको क्या होता है, ठीक है। वो प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 फार्मर्स लॉ थे, उन फार्मर्स लॉ के अगेंस्ट लोगों में एक क्या बोलते हैं उसको, जागरूकता फैलाने का काम अलग अलग प्रेशर ग्रुप ने किया था। किसके थ्रू किया था, पब्लिक मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करके किया था, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाने में इन सब लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर है फ्रीडम ऑफ स्पीच, अखबार लिखते हैं कुछ कुछ लोग ब्लॉग लिखते हैं, कुछ कुछ सोशल मीडिया पे लिखते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए, गवर्नमेंट को बनाने के लिए। समझ में आ रहा है, तो इन सब चीजों का कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने में, ठीक है। अगला है ओपननेस, ओपननेस को इनडायरेक्टली बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। पार्लियामेंट्री क्वेश्चन टाइम्स, मतलब पार्लियामेंट्री में जो भी गवर्नमेंट है उनके पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चनिंग एक होता है सेशन, है ना, जिसमें जो भी अपोजिशन पार्टीज है वो क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट को कि आपने ये पॉलिसी बनाई थी, इसका क्या हुआ, है ना, इसको कितनी परसेंट में इम्प्लीमेंटेशन आपने किया, ठीक है। फिर है पब्लिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, आरटीआई ऑफिसर्स जितने भी होते हैं, लोगों को जो भी पॉलिसीज है उनकी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाना उनका काम होता है, ठीक है, पॉलिसी किस तरीके की है। फिर है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉज, पब्लिक हियरिंग्स, ग्रीन एंड व्हाइट पेपर्स। अब ग्रीन एंड व्हाइट पेपर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे डेप्थ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं, उनको बोलते हैं ग्रीन एंड व्हाइट पेपर, ठीक है। मतलब कोई इंस्टीट्यूशन है जिनको एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर काम करना है तो उनको फंडिंग चाहिए, तो वो किसके थ्रू लेते हैं, ग्रीन एंड व्हाइट बॉन्ड्स के थ्रू लेते हैं फंडिंग, ठीक है। फिर है एनुअल रिपोर्ट, गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आपको सबको पीआईबी पता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर सारी गवर्नमेंट की अपडेट्स आते रहती है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री। जब 31 दिसंबर होता है तो उसी पीआईबी के ऊपर जो भी मिनिस्ट्री है वो अपना एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है, मतलब इस साल के अंदर हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, क्या क्या काम हमने किया। आप देखना हमेशा 31 दिसंबर को, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो आपको ये सब देखना चाहिए, है ना। पीआईबी का एक ऐप भी आता है, उस ऐप को डाउनलोड कर लो फोन में और देखते रहो जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी अपडेट्स उसके अंदर आती है। 31 दिसंबर को वो लोग एक अपडेट पोस्ट करते हैं, एनुअल रिपोर्ट करते हैं, हर एक मिनिस्ट्री करती है, हर एक डिपार्टमेंट करती है। क्यों, क्योंकि उनको अपना एक रिपोर्ट देनी पड़ती है जो भी उन्होंने काम साल भर में किया होगा
कितने इफेक्टिवली उसने उनको परफॉर्म किया और क्या क्या चैलेंजेस उनको आए और उनके ऊपर क्या क्या सजेशंस वो लोग सजेस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा एक रिपोर्ट बनता है। तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पढ़ सकते हो उसको। जैसे कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज है, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, इनकी तो आपने पढ़नी ही चाहिए, है ना। हेल्थ मिनिस्ट्री है, ये सारी चीजें हैं। तो ओपननेस, ये सारे हो गए टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी हम लोग कैसे इंश्योर कर सकते हैं, क्लियर है सबको? हाँ, पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पता है ना सबको? पीआईबी का ऐप भी है। ठीक है, क्लियर है? देन है ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जो भी रिसोर्सेस है ना, उनको कैसे हम कम कम रिसोर्सेस को इफेक्टिवली, मतलब कम रिसोर्स में से कितना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। उसको बोलते हैं ऑप्टिमल, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन वो किसके थ्रू हो सकता है? बजट, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ वेमेंट, पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट कमिटीज, ये पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा आपने सब। देन ऑडिटिंग, public inquiries and participation, then formal planning systems। इनके थ्रू जितने भी रिसोर्सेस है उनका हम ज्यादा से ज्यादा तौर पर कम से कम रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। पता है ना, मतलब बजट किस लिए होता है? जो भी रिसोर्सेज, जो भी पैसे सरकार ने एक साल के अंदर कमाए हुए हैं, उनको हमको किस डायरेक्शन में, किस जगह पे, किस सेक्टर में, किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे यूज करना है, उसके लिए हम लोग बजट बनाते हैं, है ना। और जो भी डिपार्टमेंट, जो भी सेक्टर इकोनॉमी का अनडेवलप्ड है, उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं। क्लियर है? अलग अलग चीजें हैं जिनसे कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, है ना, रूल ऑफ लॉज, पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट कमिटी। अभी ये जो है पब्लिक अकाउंटिंग कमिटीज, इनका क्या क्या काम होता है पता है आपको? पता होगा पॉलिटी में, पब्लिक अकाउंटिंग कमिटी पढ़ा होगा ना, क्या होता है उसका काम? पब्लिक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब पैसे का जो लेन देन होती है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज की जितनी फंडिंग मिली है, उनका फंडिंग उन्होंने कहाँ कहाँ पे खर्च किया, पूरा का डॉक्यूमेंट, पूरा पूरे पूरे का जो लेखा दुखा होता है ना, वो इनको लाके देते हैं। वो लोग स्क्रूटिनाइज करते हैं, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट फिर पार्लियामेंट में रखते हैं कि ये इनको यहाँ पे खर्चा किया था, इन्होंने इस तरीके से ये खर्चा किया हुआ है। और उसकी जो भी स्क्रूटिनी होगी, उस स्क्रूटी का रिप्रेजेंटेशन वो लोग करके पार्लियामेंट में रखते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक इंक्वायरी, पार्टिसिपेशन, है ना, डिस्कशन होना चाहिए हमेशा, एक्टिव डिसीजन, ये सब चीजें हैं। फिर है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। किससे आएगी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? पहला है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम। जब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, है ना, तब से तभी तो पॉलिसी का इफेक्टिव डिस्कशन होगा, है ना। डिस्कशन बढ़ेगा, डिबेट्स बढ़ेंगी, पता चलेगा कि पॉलिसी कैसी है। देन है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स। जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, गवर्नेंस के मीडियम्स हैं, सिविल सर्वेंट है, उनके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर या फिर कोड ऑफ कंडक्ट रखना चाहिए गवर्नमेंट ने, ताकि दिन ब दिन उनका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ते जाए, है ना। और उनमें टाइम पर 5 साल बाद, 10 साल बाद रिफॉर्म्स लाते रहना चाहिए, मतलब रिफॉर्म करते रहना चाहिए, है ना। क्योंकि हर बार का सोसाइटी सेम नहीं होती, चेंजेस आते रहते हैं, सोसाइटी आगे बढ़ती है, इंप्रूव करती है, तो अकॉर्डिंगली हमारे लॉज को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी इंप्रूव करना चाहिए और रिफॉर्म्स उसमें लाने चाहिए। पर अभी तक हम देखते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अभी तक रिफॉर्म्स नहीं आए हैं। ठीक है, फिर है अप्रूवल्स, फीडबैक फ्रॉम पब्लिक, मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स है, जो भी मिनिस्ट्रीज है, जो कैसे जिस तरीके से काम करते हैं, तो एक फीडबैक मैकेनिज्म भी उसके अंदर डेवलप होना चाहिए, किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो हर एक इसमें जाके हम लोग वहां पे फीडबैक दे सके। मोस्ट प्रोबेबली ये जो फीडबैक का मैकेनिज्म है वो ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है। और वहां पे आइडेंटिटी हिडन होनी चाहिए सबकी, है ना। उससे एक फायदा हो सकता है, मतलब लोग खुल के बताएंगे ना फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक है,
फिर है कुछ कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो स्टेट के आउटसाइड होते हैं, है ना, और कुछ कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो स्टेट के इनसाइड होते हैं, मतलब कुछ कुछ जो रूल्स बनाए हुए होते हैं जो स्टेट के द्वारा बनाए होते हैं अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, है ना, वो ऐसे कौन से हैं, लिख लो। पहला है आउटसाइड द स्टेट, इंस्टीट्यूशन, यार पहले हेडिंग डाल दो, इंस्टीट्यूशन एंड मैकेनिज्म दैट प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, फिर उस पर डालना आउटसाइड द स्टेट। सबसे पहला है लोगों को अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करना, किसके थ्रू, इलेक्शन या फिर आरटीआई एक्ट के थ्रू। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे है अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने का, हाई इफेक्टिवनेस, इसकी बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस है। मतलब ये जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन बोलना है ना, इसका बोलना है कि इनसे सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ये उससे कम है, और ये उससे कम, सबसे कम है, ठीक है, उनको उसी डायरेक्शन में लिखना, फ्लो में लिखना, या फिर इसके यहाँ पे एक ऐसे एरो बना लेना, ऐसे डाउनवर्ड वाला एरो, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने में कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, इलेक्शन का और आरटीआई का, हाई इफेक्टिवनेस, उसके साइड में लिख लेना। फिर है सिटीजन ओवरसाइट कमिटीज, सिविल सोसाइटीज, वॉचडॉग बॉडीज और मीडिया है, उनका उससे कम इफेक्टिवनेस है ना अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कराने में, और सबसे कम है सर्विस डिलीवरी सर्वेज और सिटीजन चार्टर्स का। क्यों, कि मैंने बोला ना सब इंडिया ऐसे सर्विस बनाते हैं, वो क्यों उसका कम इफेक्टिवनेस क्यों है, क्योंकि वो लोग कौन बनाते हैं, वही जिन्होंने पॉलिसी बनाई थी वही बनाते हैं ना सर्विस, कि हमने कैसे इंप्लीमेंटेशन किया, क्या हर्डल्स आए, वो तो अच्छी अच्छी बातें ही बताएंगे अपने बारे में, इसलिए उसका इफेक्टिवनेस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में बहुत कम होता है, ठीक है। और जो अभी अभी तो एक लॉ लाया था गवर्नमेंट ने 2019 में, आरटीआई का अभी जो स्ट्रेंथ थी, आरटीआई को जो पावर मिल रही थी ऑफिसर्स को, वो पावर उन्होंने कम कर दी। मतलब जो भी आरटीआई ऑफिसर होते थे उनका जो पहले एज, मतलब उनका जो रिटायरमेंट का एज था वो फिक्स था, मतलब कब उनको निकाल सकते हैं, 65 थी। अब उन्होंने चेंज करके क्या किया, अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट, मतलब कैबिनेट पे ऊपर रहेगा उसको कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज थी जो उनका रेन्यूमरेशन था, उनका सैलरी था, उनकी सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी सैलरी रहेगी उतनी थी, पर अब उनका वो भी प्रोविजन हटा दिया गया, मतलब सैलरी भी किसके हाथ में है अभी, गवर्नमेंट के हाथ में है। तो उनका जो इंडिपेंडेंस था उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है ना। जो भी आरटीआई के इंस्टीट्यूशन थे वो जितने इफेक्टिवली पहले काम कर रहे थे वो उतने इफेक्टिवली अभी काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इससे भी एक डिबेट चल रहा है। यूपीएससी में 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको मेंस के ऊपर, है ना। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नॉर्म्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था, ठीक है। तो समझ में आ गया कौन से इंस्टीट्यूशन कितने कितने इफेक्टिव है अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में, ठीक है। फिर है हॉरिजॉन्टल, अब विद इन द स्टेट और हॉरिजॉन्टल मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल, एग्जीक्यूटिव के आउटसाइड कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और एग्जीक्यूटिव के इनसाइड कौन से होते हैं, लिख लो इसको। एक्सटर्नल कौन से फिर पार्लियामेंट, जुडिशियरी, लोकायुक्त, लोकपाल, कैग और सीवीसी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस कमीशन का मोस्टली एक काम होता है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शन को रोकना। पर विद इन द एग्जीक्यूटिव मतलब ब्यूरोक्रेसी, सुपीरियर ऑफिसर्स, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स, सीबीआई, पुलिस, विजिलेंस, इंटरनल ऑडिट, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म।
एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? 3 बॉडीज है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ को बनाना, उसमें क्या क्या आता है फिर? पार्लियामेंट, है ना, एंड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। एंड देन एग्जीक्यूटिव जो उन लॉज को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करते हैं, उनमें क्या आता है? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट आती है, मिनिस्टर्स आते हैं, उनसे मेन मिनिस्टर्स जो होते हैं कैबिनेट के अंदर, वो लॉज को इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम करते हैं। और है ना, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मतलब ब्यूरोक्रेसी आती है उसके अंदर। ये सब आता है एग्जीक्यूटिव के अंदर। और एग्जीक्यूटिव के बाहर क्या क्या आ सकता है? जो लोग पॉलिसी को डील करते हैं वो लोग कौन से? पार्लियामेंट है जो लॉज के अंदर डीलिंग करते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम करती है। जैसे एग्जांपल पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो किसकी होती है? पार्लियामेंट की होती है। और पॉलिसी किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो इंश्योर करने का काम वो कमेटी करती है। ठीक है, इसलिए पार्लियामेंट हो गया। फिर है जुडिशियरी, ठीक है ना। जुडिशियरी का काम क्या होता है ना, जो भी लॉज इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं उनमें कौन से फ्लॉज आ रहे हैं, उन फ्लॉज को गवर्नमेंट के सामने रखना, स्क्रूटिनाइज करना उन लॉज को, और उनमें जो भी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है वो रिफॉर्म्स को सोसाइटी में रिप्रेजेंट करना। जैसे अलग अलग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स है, उनमें रिफॉर्म लाने के लिए जुडिशियरी सजेस्ट करती है ना। आईपीसी 497, 377, 307, सब में रिफॉर्म्स कौन लाता है? जुडिशियरी लाता है। और अगर कोई गवर्नमेंट का लॉ है, उन लॉ को बैन करने का किसके पास सबसे ज्यादा वो है, अप्रोच है? जुडिशियरी के पास है। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स है वो वगैरह भी अगर लोगों के वायलेशन हो रहे हैं तो हम किसके पास जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। मतलब जुडिशियरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लोगों को, मतलब गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। ठीक है, फिर अगला है लोकायुक्त। लोकायुक्त या फिर लोकपाल, ये क्या कंसेप्ट है पता है सबको? लोकपाल का कंसेप्ट पता है? उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन मतलब जो भी हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनमें कितने लेवल तक करप्शन हो रहा है तो उसका भी ऑडिट होना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है ना, या फिर जो कोई सेक्रेटरी का ऑफिस है, जो बड़े बड़े ऑफिस है हमारे कंट्री के अंदर, उनका भी स्क्रूटिनाइजेशन कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना। मतलब बेसिकली लोकायुक्त है, अगर किसी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के इरेगुलरिटी है या फिर करप्शन है तो उसको ऑब्जेक्टिफाई करने का सीधा सीधा पॉसिबल राइट किसके पास है? लोकायुक्त के पास है। लोकायुक्त एक स्टेट लेवल पे होता है और लोकपाल ऑल इंडिया लेवल पे होता है। ठीक है, अन्ना हजारे का 2014 का आपको पता है आंदोलन, वो किसके लिए था? लोकपाल के अपॉइंटमेंट के लिए था। लोकपाल का अपॉइंटमेंट कब हुआ था अपने गवर्नमेंट के अंदर? उसको देखेंगे हम लोग, एक बार सिलेबस कंप्लीट होने दो, फिर जो टॉपिक बच रहे हैं ना जो इंपॉर्टेंट है, आरटीआई कर लेंगे। आरटीआई के बाद कौन सा आई है? लोकायुक्त और लोकपाल, इसको भी देखेंगे। जो भी छोटे मोटे टॉपिक रहेंगे ना, आप मुझे याद दिलाना, आप ना एक पेज पे नोट करके रख लो इसको, आखिरी वाले पेज पे नोट करके रख लो कि जो जो टॉपिक है ना उनको याद दिलाना है। उसमें एक डाल दो पहले लोकायुक्त तो लोकपाल, इनको हम लोग अलग से लेंगे, अच्छे से लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स के अंदर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। ठीक है, ऐसे टॉपिक में बता जाऊंगा, उनको नोट डाउन कर देना, कुछ कुछ अलग से जो लेने हैं हमें। ठीक है, बेसिकली लोकपाल या लोकायुक्त लोकपाल या लोकायुक्त का काम ये होता है कि जो भी चीजें हैं जो अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है, उनको लगता है जहां पे लग रहा है कि नहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर करप्शन हो रहा है, तो उसके ऊपर ऑडिट करने का, उनको स्क्रूटिनाइज करने का काम लोकपाल के पास, ऑडिट का एक राइट उनके पास होता है। और वैसे जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स है गवर्नमेंट के, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, ठीक है, उनको ऑडिट करने का काम, ऑडिट करने का अधिकार किसके पास है? लोकायुक्त के पास होता है। ठीक है ना, उनको स्क्रूटिनी करने का। वही सिमिलरली स्टेट लेवल पे, राज्यों के लेवल पे ये काम कौन करता है? लोकायुक्त करते हैं। ठीक है, अगला है कैग, पता है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका क्या काम होता है? गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट का जितनी भी फंडिंग हो रही है, फाइनेंशियल जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उनका एक ऑडिट, मतलब गवर्नमेंट ऑडिट कौन करता है? कैग करता है। और कैग के थ्रू ही जितने भी अलग अलग तरीके के स्कैम्स होते हैं वो सामने आ सकते हैं, पता है ना। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, 5G स्पेक्ट्रम स्कैम, पता है। और फिर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्कैम था। जितने भी कांग्रेस के मेजर स्कैम थे वो किसने हाईलाइट किए थे? विनोद राय ने किए थे। विनोद राय कौन था? उस टाइम का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे वो। ठीक है, तो मतलब कैग के थ्रू जितने भी गवर्नमेंट है उनको अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। अगला है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, पता है सबको? ठीक है, सीबीआई के अलावा होती है एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीबीआई होती है जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है वो ब्यूरोक्रेसी के बाहर आता है। मतलब ये क्या करता है? जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, छोटे से लेके बड़े, उन सब में
करप्शन, बस बेसिकली एक ही चीज से लोग डील करते हैं, किससे? करप्शन से। और सीबीआई क्राइम से भी डीलिंग करती है, इसलिए उसको अलग रखा गया है। ठीक है, तो बेसिकली करप्शन किससे, मतलब सीवीसी का काम क्या होता है? जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है उनके अंदर करप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, छोटे से लेके बड़े लेवल तक के सारे को काम कौन देखती है? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब देखेंगे हम लोग इंटरनल म्हणजे विद इन द एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन सी ऐसे फैक्टर है जो अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर कराने में हेल्प करते हैं या फिर अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। सबसे पहला है सुपेरियर ऑफिसर्स। जो भी टॉप ऑफिसर्स होते हैं, क्लास वन ऑफिस होते हैं, सारे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करे या फिर प्रमोट करे। अगला है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, एक मैकेनिज्म होता है, मतलब जिसने अच्छे से काम नहीं किया उसकी ट्रांसफर हो जाती है कुछ ऐसी जगह जहाँ पे उसको फैसिलिटीज नहीं मिलती। ठीक है, तो ये होगा पनिशमेंट। और होगा रिवॉर्ड, मतलब जिन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं उनको अवार्ड, मतलब अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं, उनको फेलिसिटेट किया जाता है अलग अलग मीटिंग्स में, अलग अलग अवार्ड राष्ट्रपति के हाथ से दिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रोसेस। फिर है डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स। हर एक इंस्टीट्यूशन पे, हर एक मिनिस्ट्री में, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं, मॉडल्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ऑफिसर्स को उनको फॉलो करना पड़ता है। ये होता है एग्जीक्यूटिव के लिए। अगला है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनका परफॉर्मेंस स्टार्टिंग से लेके जैसे वो 5, 6, 10 साल के होते जाते हैं, मतलब जितने पुराने होते जाते हैं, तो उनका एक बैलेंस शीट बनता है। उस शीट के अंदर लिखा हुआ होता है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब जब वो अपॉइंट हुए थे तब से लेके आज तक उन्होंने कौन से फील्ड में काम किया, उनके एक्शंस की वजह से कितने कितने लोगों, कितने कितने सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट हुई है, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में वो काम करने गए वहां का परफॉर्मेंस पहले कैसा था, बाद में कैसा है। तो एक ऑफिसर्स का एक परफॉर्मेंस, क्या बोलते हैं उसको, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया गया, मतलब उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से देते हैं वो लोग, उन सबका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। इससे क्या होता है, एक ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी जो भी एक्शंस रहेगी उसके लिए। समझ में आ रहा है? फिर है सीबीआई, पुलिस एंड विजिलेंस कमीशन। अलग अलग सीबीआई का काम है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है उसमें करप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्राइम हो रहा है नहीं हो रहा है, जो काम उनको दिया जाता है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना सीबीआई का काम होता है। ठीक है, इसके लिए उसको बनाया गया है। फिर है इंटरनल ऑडिट। डिपार्टमेंट्स के अंदर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, उन डिपार्टमेंट से पहले इंटरनल स्क्रूटिनी, मतलब इंटरनल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो हेड होगा, जो सेक्रेटरी होगा, वो हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट का अपने खुद के पर्सनल लेवल पे एक इंटरनल ऑडिट कराते हैं। ठीक है, वो भी एक एग्जीक्यूटिव के पार्ट होने का एक इंपॉर्टेंट मीडियम है ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने का, सॉरी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। फिर है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होता है, क्या हो सकता है? ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये क्या हो सकता है? अब ग्रीवेंसेस मतलब अब लोगों को, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी पब्लिक सर्वेंट है, उनसे क्या क्या दिक्कतें होती है। ठीक है ना, अब लोग अपने नोट डाउन, अपनी समस्या को लिख के वहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। मतलब जो भी डिपार्टमेंट में बोलो, अगर आप कोई सिविल सर्वेंट हो, आपको अपने सीनियर से कुछ प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो आपको लिख के एप्लीकेशन लिख के दे सकते हो ना, उसको बोलते हैं ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। मतलब अपनी जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है, गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, उनकी जो सर्विस डिलीवरी है वो इफेक्टिवली अगर नहीं हो रही है, तो जो सिटीजन है उनके पास ये राइट है कि वो उस मैकेनिज्म में जो भी इरेगुलरिटीज है उनको गवर्नमेंट के सामने ला के रखें। मतलब उसको बोलते हैं ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। और जो भी कंप्लेंट लोगों ने की हुई है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कितने एक्शन ली, उसको एड्रेस किया या नहीं किया, उसको बोलते हैं एक मैकेनिज्म, उसको फिर से ऑडिट करना। ठीक है ना, जितनी कंप्लेंट्स उन्होंने की होगी और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कितनी स्टेप्स एक्शन लिया है, उसका भी एक ऑडिट होना, उसको बोलते हैं ग्रीवेंसेस। मतलब लोगों की समस्या है, रिड्रेसल मतलब उन्होंने कंप्लेंट की और उसका मैकेनिज्म मतलब वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। क्लियर है? ये भी एक मैकेनिज्म है एग्जीक्यूटिव के अंदर का, उसको सॉल्व करने के लिए। समझ में आया सबको? ये क्लियर है? ठीक है, अगला है अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए सेकंड एआरसी रिपोर्ट ने कौन सी रिकमेंडेशन दी है, लिख लो। कल बताया था ना मैंने कि एआरसी रिपोर्ट किस लिए था? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी रिफॉर्म्स लाने हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाया था। वो दो कमीशन थे, पहला 1986 समथिंग में था, दूसरा 2000 समथिंग में था।
हो गया। एआरसी रिपोर्ट बताता है कि कंट्री के अंदर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है, ठीक है, और क्या पोजीशन है कंट्री के अंदर अकाउंटेबिलिटी की। सबसे पहली बात है पब्लिक परसेप्शन क्या है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अनरिस्पॉन्सिव है, जो भी उनकी कंप्लेंट्स होती है वो उनको रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। सब खुद को पब्लिक से ऊपर मानते हैं वो लोग, ये सबका प्रॉब्लम है, पता है आपको को, है ना। जब भी आप कंप्लेंट लेके किसी ऑफिस में जाते हो, है ना, आपकी कंप्लेंट को कोई सुनता नहीं है, ठीक है, जबकि वो तो आपके सर्वेंट होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी कंप्लेंट सुने और इसके ऊपर एक्ट करें, ठीक है, तो वो भी नहीं होता। फिर है सिस्टम does not address this problem because the mechanism to ensure accountability, integrity and efficiency of public servant do not appear to be inadequate। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कौन है, हमने अगर लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया तो हमको कौन आके बोलेगा। मतलब ये जो प्रेशर उनके ऊपर होना चाहिए ना, वो प्रोसेस हैंडलिंग का जो प्रोसेस है, मतलब कोई ऐसी स्क्रूटनाइजिंग करने वाली बॉडी नहीं है जो उनको देख सके कि अगर ये लोगों की सेवा मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कोई एक्शन लेगा, है ना। उनको डर नहीं है किसी चीज का, यही बोलना चाहती है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो उनके ऊपर हावी हो, ताकि मुझे इन लोगों का काम करना है, अगर नहीं करूंगा तो कल क्या को मुझे वो लोग बोलेंगे कुछ, है ना। एक मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है, ऐसे एआरसी बोल रही है। फिर है लाइफ लॉन्ग जॉब सिक्योरिटी होती है पब्लिक सर्वेंट को, लाइफ लॉन्ग जॉब सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको पर मतलब उनको गारंटी है, उनको जॉब से कोई निकाल नहीं सकता। अगर आपको किसी सिविल सर्वेंट को आपको उनकी ड्यूटी से निकालना है तो आपको एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैट में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में जाके आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है, जो भी स्क्रूटिनी होती है प्रॉपर, उसके ऊपर एक मुकदमा चलता है, उसके बाद ही उनको फिर आप सर्विस से निकाल सकते हो। मतलब उनको इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है जॉब की, आप तो उनका कुछ कर ही नहीं सकते नॉर्मल पब्लिक, ठीक है। इसलिए उसके कारण भी वो लोग जो काम इतने इफेक्टिवली होना चाहिए वो उतनी इफेक्टिवली नहीं कर पाते, करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग जॉब सिक्योरिटी होती है ना। उसकी वजह से क्या होता है डिस्टॉर्टेड इंसेंटिव स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर होता है इंसेंटिव का वो स्ट्रक्चर ही डिस्टॉर्ट हो जाता है, बस बीच में वो बिगड़ जाता है, ठीक है। फिर है वेरी रेयरली इज गवर्नमेंट सर्वेंट पनिश्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द पुअर परफॉर्मेंस, मतलब जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता उनको जॉब से निकाला जाता है, कभी देखा है आपने, नहीं है ना। बहुत ही कम सिविल सर्वेंट होते हैं जिनको पुअर परफॉर्मेंस की वजह से जॉब से निकाला जाता है, तो उनके अंदर डर ही नहीं है। अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, हम लोग बुरा परफॉर्मेंस करेंगे, फिर भी हमको हमारे जॉब से हमको कोई निकाल नहीं सकता, इसका कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीजों को बदलना चाहिए, है ना। मतलब पुअर परफॉर्मेंस की वजह से भी किसी का रेस्ट्रिगेशन होना चाहिए, ठीक है। ये है स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए लॉ के अंदर। फिर है an element of complemency and inertia was got has got internalized in the civil services, मतलब एक जो lethargicness होती है ना, कर लेंगे यार कल कर लेंगे, कोई आके कुछ बोलेगा रे, है ना। मतलब जो भी सिविल सर्वेंट है हमारे, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है, उनके अंदर एक lethargicness है, मतलब काम करने का जो जज्बा होना चाहिए वो उनके अंदर है नहीं, जितना इफेक्टिवली काम करना चाहिए उतना करते नहीं है, है ना। आज का काम कल पे डालेंगे, कल का परसों पे डालेंगे, है ना। मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक आलसी बोलते हैं ना हम लोग, वैसी, हाँ, प्रोकास्टिनेशन बोल सकते हैं, फिर एक वर्ड है उसके लिए मुझे याद नहीं आ रहा, वैसी बन गई है हमारी सिविल सर्विस। मतलब एक क्या बोलते हैं, हर एक चीज में डिले होता है एक्शन में, है ना, प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं होता है, उसको एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, वो होता है, मतलब समझ रहे हो ना, डिले होता है एक्शन में, वो हो रहा है। और इसी के रिजल्ट की वजह से इनडिसिप्लिन एंड इन सब कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन मतलब जो काम रिप्लेसमेंट जिस तरीके से होना चाहिए, अगर किसी ने वो काम किया नहीं है तो उसका रिप्लेसमेंट होकर कोई और आके उस काम को पूरा करना चाहिए, पर वो भी पूरा होता नहीं है ना, कोई भी आके उस काम को करता नहीं, इस वजह से वो काम पूरा क्या बोलते हैं उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, जिसको जल्दी होना चाहिए वो भी बहुत टाइम टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है वो काम, ठीक है। तो ये तरीके बताए एआरसी ने। फिर है कौन से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं जो अकाउंटेबिलिटी इंश्योरेंस में हेल्प करते हैं। पहला है सीबीआई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है इन एंटी करप्शन मैटर्स। इट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ईडी रेड करने का और स्क्रूटिनाइज करने का काम करते हो, जो इन्फॉर्मेशन उनके अकॉर्डिंगली उनके पास आती है उसको स्क्रूटिनाइज करने का कि सच में ऐसा है या नहीं है, वो काम एनफोर्समेंट डायरेक्टर करती है।
सीबीसी जो इन्फॉर्मेशन देगी, सीबीआई जो इन्फॉर्मेशन देगी, उसके अकॉर्डिंगली काम करने का काम ईडी करती है। एनफोर्समेंट करने का, जो भी डिसीजन दिए गए इनके अकॉर्डिंगली उनके ऊपर एनफोर्स करने का काम ईडी करती है। तलाश करने का काम कि सच में ऐसा है या नहीं है, जो उनको वो जांच करने का काम करती है ईडी। ठीक है। अब सीबीआई को पावर कौन से एक्ट से मिलती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है। सीबीआई ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, पता है आपको? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी, इनका डिफरेंस पता है सबको? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, एमपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 315, 314, 329, 324, 280, है ना? फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब कुछ बॉडीज जो किसी लॉ के अंदर बनी हुई है ना? उनको कैसे, फॉर एग्जांपल आरबीआई, है ना, नाबार्ड, सेबी, ये सब, आईआरडीआई, टीआरएआई, ये सारी क्या होती है? रेगुलेटरी बॉडीज। इनको क्या बोलते हैं बोलो? स्टैट्यूटरी, किसी ना किसी लॉ से बनी हुई है। तीसरी होती है नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी हुई। उसमें क्या आती है? नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, जो किसी लॉ से नहीं बनी, ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, बस एग्जीक्यूटिव की मर्जी से बनी हुई है। ठीक है। तो सीबीआई क्या है? सीबीआई ध्यान में रखना, सीबीआई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी है। किसी भी एक्ट के अंदर सीबीआई बनाई नहीं गई है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई। बस सीबीआई को जो पावर मिलती है वो एक एक्ट से मिलती है, और वो किसी एक्ट के अंदर नहीं बनाई गई है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। सीबीआई इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज मेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड इट पावर्स कम्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट, स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1946। ठीक है। इसका काम क्या होता है? यूनियन गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट के अंदर एंटी करप्शन मैटर्स को हाईलाइट करना, और या फिर उनके बारे में जो तहकीकात करना। फिर है अगला, लिखो, विजिलेंस सिस्टम इन स्टेट गवर्नमेंट। नोट डाउन कर लो, विजिलेंस कमीशन। 2 मिनट में। क्या चाहिए? जितने भी सेंट्रल लेवल के करप्शन के मैटर्स होते हैं उनको विजिलेंस करने का काम कौन सी बॉडी का होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। स्पेशली करप्शन के बारे में देखते हैं, और सीबीआई एक ऑलराउंडर है, करप्शन, क्राइम, सारी चीजों के बारे में स्क्रूटिनी करने का काम सीबीआई करती है। ठीक है। वही अलग अलग स्टेट लेवल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो विजिलेंस का काम करते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना ये? ठीक है। वो किसी किसी डिपार्टमेंट के अंदर, स्टेट मिनिस्ट्री के कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे जो भी मैटर्स लोकायुक्त हाईलाइट करते हैं, है ना, उनको स्क्रूटिफाई करने का काम स्टेट लेवल के विजिलेंस डिपार्टमेंट्स करते हैं। ठीक है। वो भी क्या करते हैं? फिर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का काम कर रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन। अगला इंस्टीट्यूशन है लोकपाल एंड लोकायुक्त। इनको इनमें नोट डाउन कर लो, हाईलाइटेड पॉइंट्स लिख लेना बस थोड़ा बहुत। लोकपाल किन्होंने सजेस्ट किया था? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, फर्स्ट एआरसी ने रिकमेंड किया था।
उसके बाद सीधा तीसरा पॉइंट लिखना, लोकपाल इज सपोज टू बी अ वॉच डॉग ओवर द इंटीग्रिटी ऑफ मिनिस्टर्स एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जितने भी हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके ऊपर वॉच रखने के लिए इसे एस्टेब्लिश करने का प्रोविजन किया गया था। लोकायुक्त, रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट एआरसी, मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स एनेक्टेड लेजिस्लेशन टू कॉन्स्टिट्यूट लोकपाल। अलग अलग गवर्नमेंट ने है, सबसे पहला महाराष्ट्र ने बनाया था लोकपाल, लोकायुक्त सॉरी, ठीक है। अपॉइंटेड, इलेक्टेड नहीं होता कोई भी, अपॉइंटेड होते हैं सारे। अगर इनका इलेक्शन कराएंगे तो कितना खर्चा होगा, ऐसा बोलते हैं, बट इलेक्टेड ही होने चाहिए, तभी तो ईमानदारी से करेंगे काम सब। अब इनका काम किन किन को जज करते हैं ये लोग, इंक्लूड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, लिख लो, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेटर्स, ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज के भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फिर है पब्लिक एंटरप्राइजेस के जितने भी है, सब लोगों को स्क्रूटिफाई करने का काम करता है लोकपाल। और गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशन जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो गया, है ना, उनको जितनी भी फंडिंग होती है उनको भी स्क्रूटिफाई करने का काम करप्शन के मैटर को लोकायुक्त करता है। ठीक है, फिर है ऑम्बड्समैन एट द लोकल लेवल, मतलब जो काम लोकपाल सेंट्रल लेवल पे कर रहा है, जो काम लोकायुक्त स्टेट लेवल पे कर रहा है, वैसे ही कोई ग्रास रूट लेवल पे भी होना चाहिए ना वो काम करने के लिए। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जैसे डीएम है उनका ऑडिट भी होना चाहिए, जैसे जो महानगर पालिका है ना, जैसे हेडला महापौर म्हणतो, महापौर इंग्लिश में क्या म्हणतो, महापौर, महानगर पालिका का हेड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्रेटरी बोलते होंगे उसका, है ना। फिर उनके लिए कौन होते हैं, फिर ये होते हैं स्पॉट ऑम्बड्समैन एट द लोकल लेवल। शॉर्ट में लिखना है, इसमें लिखो, मैं बोलता हूँ, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट, हेडिंग डाल देना ऑम्बड्समैन एट द लोकल लेवल, उसमें लिखना कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट टू इन्वेस्टिगेट केसेस अगेंस्ट functionaries of local bodies, constituted for a group of districts to investigate cases against the functionaries of local bodies. And submit reports to competent authorities for taking action. Submit report to competent authorities for taking action. लिख लो, इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथनिंग और प्रोसिक्यूट करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं। प्रोसिक्यूशन मतलब जो भी गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर लिए जाने वाला एक्शन, है ना। अगर एक्शन ही ठीक से नहीं लेगा तो वो करते ही रहेंगे अपना करप्शन बार बार। लिख लो, स्ट्रेंथनिंग इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, इनमें लिख लो, प्रोसिक्यूशन इज ऑफन वीक लिंक इन द चेन ऑफ एंटी करप्शन इन लॉ एनफोर्समेंट। सबसे बड़ा वीक चेन यही होता है प्रोसिक्यूशन का।
जो भी ऑफिसर्स करप्शन करते हुए पाए जाते हैं उनको सजा होती ही नहीं है। कितने को देखिए आपने सजा होते हुए, बहुत से लिमिटेड होते हैं जिनको सजा होती है, और हुई भी तो भी बहुत ही छूट मूट सजा होती है, वो छोटी छोटी मोटी सजा हो जाती है ना। फिर कौन करता है प्रोसिक्यूशन? स्टेट विजिलेंस कमीशन, लोकायुक्त may be empowered to supervise the prosecution of corruption related cases। और कुछ कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का भी यूज करना चाहिए सर्वेलेंस के अंदर, जैसे मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी डिप्लॉयड, लाइक कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग, सरप्राइज इंस्पेक्शन, ट्रैप्स, सर्चेस एंड सीजर्स। ये मीडियम लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, आप आंसर में नोट डाउन कर सकते हो इन मीडियम्स को। कौन से है? इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, देन वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सरप्राइज इंस्पेक्शन, देन ट्रैप्स, सर्चेस एंड सीजर्स। इनके अकॉर्डिंगली प्रोसिक्यूशन ठीक से हो सकता है अगर इन चीजों को हम लोग यूज करें, डाइवर्सिफाई करें तो अपने तरीकों को। सबसे इंपॉर्टेंट है आखिरी वाला पॉइंट, रीजनेबल टाइम लिमिट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस शुड बी फिक्स। टाइम पीरियड ही नहीं है, 5-5 10 साल तक चलते रह रहा है ना। एक पीएसआई था महाराष्ट्र के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में, 10 रुपए के घुस लेने के केस में उसको केस चल रहा था 40 साल के बाद उसका रिजल्ट आया, वो 70 साल का हो चुका है अब तो, उसको इन्वेस्टिगेट कर दिया गया था और वो बेगुनाह था उस केस में। मतलब ऐसे होते हैं केसेस, तो टाइम पीरियड को लिमिट करना चाहिए हमें। कभी कभी फॉल्स केसेस भी आ जाते हैं, 10 रुपए के चक्कर में उसका करियर खराब हो गया, बदनामी अलग से तो इनको मतलब एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसके अंदर उनको स्क्रूटिफाई करना चाहिए अपनी केसेस को। होता है ना, करने दो किसी को केस, पता चलेगा। हमारा जो इंडिया की सिस्टम है ना, वो एथिक्स में बहुत ज्यादा फोकस करती है ना। एक लोगों की भी जान नहीं जानी चाहिए किसी की भी, कुछ चीजें एथिकली गलत नहीं होनी चाहिए किसी के भी साथ, इस पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहता है। मतलब हमारा ऐसे ही हमारी कंट्री की पहचान उसी के लिए है ना, इसीलिए। करप्शन हो चाहे 10 रुपए का हो या फिर करोड़ों का हो, सेम ही है, करप्शन ही है हमारे लिए। फिर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अकाउंटेबिलिटी। फॉल्स क्लेम्स एक्ट, वही 10 रुपए वाला एक्ट। फॉल्स क्लेम, अगर कोई फॉल्स क्लेम कर रहा है ना, उसको बहुत बड़ी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। मतलब ऑफिसर करप्ट नहीं है फिर भी उसके खिलाफ गलत आप अगर क्लेम कर रहे हो तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मतलब यूएस के अंदर है ये एक्ट, इंडिया के अंदर नहीं है। यूएस फॉल्स क्लेम्स एक्ट शुड बी एनेक्टेड, प्रोवाइडिंग फॉर सिटीजंस एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप टू सीक लीगल रिलीफ अगेंस्ट द फ्रॉडुलेंट क्लेम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इररिलेवेंट एक्शंस लेने का, इररिलेवेंट केसेस करने के ऊपर एक्शन होनी चाहिए। कुछ कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को सच में उनकी गलतियों पे क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिना फालतू कुछ है ही नहीं उस बात में फिर भी हर बात में क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये तो गलत है। अच्छी बातों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लिख लिया फॉल्स क्लेम्स एक्ट। है सिटीजंस इनिशिएटिव, ये लिख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। Citizens' voice can be effectively used to expose, denounce and resist corruption। एग्जाम्पल अन्ना हजारे का मूवमेंट चला था लोकपाल के लिए, है ना। मतलब सिटीजन्स के इनिशिएटिव्स को एक एक्टिव पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करना और उसके प्रेशर के थ्रू गवर्नमेंट से वो काम करा के लेना जो वो करना नहीं चाहती, है ना। ये बहुत पॉजिटिव तरीका होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। फिर है नेशनल कैंपेन, किसके लिए?
आरटीआई के अंदर जो इफेक्टिव रिफॉर्म्स लाने चाहिए, उनको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ, कम से कम उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाओ, उनको इफेक्टिव पावर दो। इसके लिए लोगों में एक इफेक्टिव कैंपेन फैलना चाहिए, ये एक मीडियम हो सकता है। फिर सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर क्या है हम अगले लेक्चर में देखेंगे, उनको इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के असेसमेंट में और मेंटेनेंस में सिटीजन का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, है ना। जैसे ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म था उस टाइप का, या फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैकेनिज्म था उस टाइप के मैकेनिज्म के हेल्प के थ्रू। ठीक है, देन लिखिए ये सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट मतलब कोई अगर सिविल सोसाइटी की है उनके थ्रू ऑडिट कराना किसी भी इंस्टीट्यूशन का। क्लाइंट और बेनिफिशियरी ग्रुप्स फॉर सिविल सर्विस ग्रुप्स येट अनदर वे ऑफ प्रिवेंटिंग रॉन्ग डूइंग। मतलब लोगों को अपने राइट्स के बारे में बेसिकली अवेयर करना, ये भी एक सोशल राइट का पार्ट है, सोशल ऑडिट का पार्ट है। ठीक है, लोग वॉइस कब उठाएंगे, जब उनको पता होगा कि उनके राइट्स क्या है ना, तभी तो वो लोग वॉइस उठा सकते हैं अपनी। तो उनको अपने अधिकारों के बारे में बताना, ये भी एक अलग तरीके का सोशल ऑडिट ही है ना। सबसे इम्पोर्टेंट रोल ऑफ मीडिया, इनके सारे पॉइंट लिख लेना, इनको आप बहुत जगह यूज कर सकते हो, हर जगह में यूज कर सकते हो। इट इज नेसेसरी टू इवॉल्व नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस required for proper screening of all allegation and complaints by media and taking actions to put them in the public domain। एक राइट वे होना चाहिए, जो भी एलिगेशन मीडिया लगाती है उनको पहले स्क्रूटिफाई करो, तभी उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, लोगों के सामने लाया जाए, है ना। मीडिया कभी भी कुछ भी अपना उठा के लेके आती है जो इररिलेवेंट होता है, जिनका इंपॉर्टेंस नहीं होता, जिससे सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ सकता है। ठीक है, तो उसकी पहले स्क्रूटिनी होनी चाहिए, फिर उसको परमिशन देनी चाहिए। फिर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुड इवॉल्व अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। बहुत सी ऐसी रिवॉल्यूशन हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू ला सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जाहिर करके, है ना, लोगों के अंदर उनको प्रमोट करके, लोगों को अवेयर करने के लिए हम सोशल मीडिया का इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। फिर है गवर्नमेंट एजेंसीज कैन हेल्प मीडिया, है ना, मीडिया के थ्रू अलग अलग कैंपेन चलाना, सेव टाइगर चला देना, इलेक्शन वोटिंग करो, सबसे ज्यादा फेसबुक पे चलता है, ट्विटर पे चलता है ना। इस तरीके के कैंपेन चला के लोगों में अवेयरनेस गवर्नमेंट फैला सकती है। ठीक है, तो ये भी हो गया रोल ऑफ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, अलग अलग टाइप की मीडिया होती है, पेपर मीडिया, सबके थ्रू। ठीक है, हो गया। कुछ रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए है गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। कौन सा है सबसे पहला, राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस बिल 2011। इस बिल के अंदर क्या होगा, जो भी सर्विस डिलीवरी है वो किसी टाइम बाउंड होनी चाहिए, मतलब पर्टिकुलर टाइम के अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो जिसके अंडर थी वो डिलीवरी का मैकेनिज्म, उनको पनिशमेंट होगी। ऐसा बिल इन्होंने लाया था 2011 में। और दूसरा था
ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, मतलब सिटीजन्स की जो आपकी तकरारें हैं उनका एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस हो रही है नहीं हो रही है, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है, उसकी प्रॉपर स्क्रूटिनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस बिल। ठीक है। दूसरा है जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, जुडिशियरी को भी अकाउंटेबल होना चाहिए ना, ठीक है, उसके लिए भी एक बिल लाया गया, उनके अंदर करप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है उसके ऊपर भी ऑडिट होना चाहिए। ठीक है, वो बिल, ये बिल पेंडिंग है, वाले पास नहीं हुआ, ऊपर वाला पास हुआ था, ये पास नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, और पास होगा भी तो जुडिशरी उसको बंद कर देगी। हाँ, वो वैसे ही करते हैं वो लोग, उसके ऊपर कोई वॉच नहीं होना चाहिए, हम सबके ऊपर रखेंगे। फिर है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस, एक्सेस टू जस्टिस एंड रिपेट्रिएशन बिल 2013, कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए बिल लाया गया था। ये भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का काम करता है सिविल सर्वेंट की। हो गया लिख के। फिर है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में इश्यूज कौन से हैं, एग्जांपल देके बताया गया है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एमपी एलईडी स्कीम, पता है ना, जो भी एमपी एमएलए होते हैं उनको कुछ ना कुछ फंड मिलता है पार्लियामेंट की तरफ से, अपने अपने पार्लियामेंट्री में इंप्लीमेंटेशन करो, किस लिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए, रास्ते कंस्ट्रक्ट करो, एनर्जी सेक्टर डेवलप करो, या फिर लोगों को अगर रोजगार बनाना है तो उनको फंडिंग अलॉट करो, कुछ ना कुछ उनको कैपिटल प्रोवाइड करो, उसके लिए मंत्री लोगों को फंडिंग मिलती है। ठीक है, तो उस फंडिंग का मिलना मतलब कोई जरूरत ही नहीं ना उसकी, क्यों, क्योंकि जो जो फंडिंग है उसके बिहाफ पे आप किसी डिपार्टमेंट से किसी मंत्रालय से काम करा के ले सकते हो। डेफिनेटली है, अगर आप किसी एमपी एमएलए को डायरेक्ट पैसे दे रहे हो तो उसका वो करप्शन ही करेगा, क्योंकि उसको उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना, उसको किसी को आंसर देना पड़ेगा उस पैसा उसने कहाँ खर्च किया, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जो पैसा एमपीएलएडी के थ्रू एमपीएमएलए को मिलता है, उसका उसको किसी को आंसर नहीं देना पड़ता, उसको बस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खर्च करना पड़ता है, वो करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर है। तो ऐसी एक अलग अलग तरीके की स्कीम है, इसको बंद करना चाहिए सरकार ने। ठीक है, फिर है नेचुरल एनकाउंटर केस, मतलब एनकाउंटर वगैरह जो होते हैं अपने अपने इसमें, तो वो भी किसी ना किसी बेसिस पे होने चाहिए। ये केस बहुत हिट है ना, मतलब इरेलीवेंट बेसिस पे उनका एनकाउंटर किया गया था। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बहुत, मतलब ये क्या होगा ना, इरेगुलरिटी ऑफ सर्विसेज, मतलब पब्लिक ऑफिसर्स का यूज प्राइवेट पर्पज के लिए हो रहा है, इस पर भी रोक लगाना चाहिए, है ना। तो ये जो इरेगुलरिटी है, ऐसे जो इश्यूज है गवर्नेंस के अंदर, इनको रिजॉल्व करना चाहिए, है ना, और अकाउंटेबिलिटी लोगों के ऊपर रखनी चाहिए। कंक्लूजन, कंक्लूड कैसे कर सकते हो, एक दो पॉइंट उसमें से लिख लो। मतलब अगर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन आया तो आप इन 3-4 टाइप में उनको कंक्लूड कर सकते हो। सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पोटेंशियली चेंजेस द वे गवर्नमेंट ऑपरेट्स, है ना। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के काम करने का तरीका चेंज कर सकती है, एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन अबाउट देयर गवर्नमेंट इज डूइंग, गवर्नमेंट उनकी क्या कर रही है, लीडिंग टू रिड्यूस करप्शन, जिससे करप्शन बंद हो सकता है। फिर है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पोटेंशियली चेंजेस द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो उनके अंदर घमंड होता है ना, मैं ऑफिसर हूँ और ये मेरे मतलब मेरे अंडर काम करने वाले, मेरी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप भी चेंज कर सकती है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, इतनी कैपेसिटी है उनके अंदर। एंड इट अलाउज टैक्स पेयर टू सी क्लियरली हाउ पब्लिक सर्वेंट्स आर स्पेंडिंग टैक्स मनी, है ना, आपकी अल्टीमेटली आपका ही पैसा है, उसी से पेमेंट जाता है सिविल सर्वेंट को। तो ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से आपको पता चलेगा कि नहीं, मेरा जो पैसा है, मेरा टैक्स का जो पैसा है, ये लोग कहाँ कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, किस किस तादाद में खर्च कर रहे हैं, कैसे कैसे उसका फायदा लोगों को पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। आरटीआई के थ्रू पता कर सकते हो ना आप, कौन से डिपार्टमेंट को कितना फंडिंग मिलती है, वो कहाँ कहाँ खर्च करती है। ठीक है, एंड गिव सिटीजन द एबिलिटी टू होल्ड देयर इलेक्टेड ऑफिशियल्स अकाउंटेबल, जो भी एमपीएमएल है उनको अकाउंटेबल मानने का भी एक पावर लोगों के पास देती है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी enables group that otherwise would be able to participate in the governance, सोशल ऑडिट के थ्रू जो लोग गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे, उनको भी अलाउ करती है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है,
ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, वेयर एज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर एज गुड गवर्नेंस इज अ प्री कंडीशन टू अचीविंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन कौन सी है? गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। लिख लिया। आखिरी पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी वर्ड टू वर्ड लिख लो। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रमोट डेमोक्रेटिक लीगल गवर्नेंस इनिशिएटिव, प्रमोट democratic legal governance initiatives by developing effective system of public accountability to ensure government servants are responsible to elected officials who are elected by people and involving people in process of governance। ठीक है, बोल रहे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक मीडियम है ना, लोगों की अकाउंटेबिलिटी मतलब लोगों को जो जिस काम के लिए जो लोग अपॉइंट किए गए हैं, लोगों को वो सर्विसेज तक पहुंचाने के लिए और उनको उसके लिए अकाउंटेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था अकाउंटेबिलिटी। इससे पहले हमने ट्रांसपेरेंसी देखा, उससे पहले हमने देखा प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। इसके बाद हम देखेंगे सिटीजन चार्टर, फिर करप्शन, फिर आरटीआई और अकॉर्डिंगली आगे देखते जाएंगे। ठीक है, अगले तीनों अगले क्लास जितने होंगे, और हाँ 28 को हमारा क्लास हो सकता है वेडनेसडे को। मैं आपके ग्रुप पे टेक्स्ट डाल दूंगा, मैसेज डाल दूंगा, ठीक है, या फिर मैं संतोष सर से भी बात करके आपको कंफर्मेशन फिर मिल जाएगी, ग्रुप के ऊपर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लास रहेगा तो, नहीं रहेगा तो अकॉर्डिंगली। बाकी सैटरडे संडे तो होगा ही अपना क्लास। ठीक है, 28 को मेरा एक एग्जाम है नागपुर में, मैं आ रहा हूँ, तो अगर पॉसिबल हो तो हम क्लास भी ले लेंगे। ठीक है, एग्जाम के बाद मैं फ्री रहूंगा, तो भाई टाइम अपना 4 से 6 का होता है ना, तो उसी टाइम पे होगा अगर हुआ तो। ठीक है, चलो, ये क्लियर है सबको?